सिनेमैटिक इनसाइट इन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज की हमारी मूवी है एक रुका हुआ फैसला। ये मूवी उन खास चुनिंदा फिल्मों में से एक है जहां कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। ये फिल्म एक इंग्लिश फिल्म 12 एंग्री मैन से प्रेरित है। 12 एंग्री मैन की IMDb रेटिंग है 8.9 और एक रुका हुआ फैसला की IMDb रेटिंग है 8.3। इस फिल्म में ना तो कोई बड़े कलाकार हैं, ना ही फॉरेन लोकेशन और न ही गाने। फिर भी ये मूवी एक सुपर थ्रिलर मूवी है जो सिर्फ एक ही कमरे में बनाई गई है, वो भी 1986 में। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। उन्होंने एक कमरे में चल रहे एक मर्डर केस की डिस्कशन को इतना इंटरेस्टिंगली दिखाया है कि आप एक पल भर के लिए भी अपना ध्यान हटा नहीं पाएंगे। एज आई सेड अर्लियर, यहाँ कोई मेगा स्टार नहीं है, टैलेंटेड एक्टर्स थे जिनकी अदाकारी आपको 2 घंटे तक हिलने नहीं देती। एक कमरा जहाँ बैठे 12 जूरी मेंबर्स को एक लड़के की ज़िंदगी का फैसला करना होता है। उस कमरे की हालत भी इतनी ठीक नहीं लग रही थी। ना तो वहाँ हवा आती जाती थी और ना ही बिजली थी। यहाँ हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सब लोग एक बात से ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि ये तो एक ओपन एंड शट केस है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। एज इफ वो लोग ये तय करके ही कमरे में दाखिल हुए थे कि उन्हें क्या फ़ैसला लेना था। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इस मूवी की कहानी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। इस मूवी का प्लॉट ही कुछ ऐसा है कि सिर्फ डायलॉग डिलीवरी के आधार ही इस सारी मूवी हमें समझ में आती है। वन टेक, लॉन्ग शॉट और लंबे लंबे डायलॉग्स इस फिल्म का बेस है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, इस फिल्म में किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं लिया गया। उन सबको उनके जूरी नंबर से ही हम पहचान सकते हैं। इस फिल्म की पूरी कहानी उसकी डायलॉग से ही पता चलती है। जैसे जैसे 12 जूरी मेंबर्स अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते जाएंगे, फिल्म की स्टोरी हमें पता चलती जाएगी। डायलॉग्स इतने क्लियर है कि बिना किसी फ्लैशबैक के केवल बातों के जरिए ही ऑडियंस कहानी को विजुअलाइज कर सकती है। डायलॉग सुनते ही आपको लगता है कि सारी घटना आपके सामने सच में घट रही है। यहाँ हमें सिर्फ उन सबकी बातों से ही इस पूरे मर्डर मिस्ट्री केस को एनालाइज करना है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 19 साल है और उस पर अपने पिता के कत्ल का इल्ज़ाम होता है। अदालत में लगातार 7 दिनों तक लड़के के ऊपर अपने बाप के खून का मुकदमा चलता है और सारी दलीलों को सुनने के बाद जज जूरी के 12 लोगों को इस लड़के की तकदीर का फैसला करने के लिए बोलते हैं। यहाँ उन 12 लोगों को इस लड़के के केस को डिस्कस करना होता है और उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी होती है। इस दौरान अगर उन लोगों को कोई रीजनेबल डाउट यानी कि शक होता है और वो शक दलीलों की कसौटी पर खरा भी उतरता है तो वो लोग इस लड़के को बेकसूर का फैसला दे सकते हैं और अगर नहीं तो उसे फांसी की सज़ा होगी। बस एक ही शर्त थी कि सभी 12 लोगों की सिर्फ एक ही राय होनी चाहिए, या तो कसूरवार या तो बेकसूर। अदालत सभी 12 लोगों को एक बड़े से रूम में फैसला लेने के लिए भेज देती है जहां उन्हें सारे मर्डर केस को फिर से डिस्कस करना था। अब हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके सभी 12 लोग इस कमरे में दाखिल होते हैं। 12 लोगों में से एक आदमी जिसका जूरर नंबर 1 होता है वो सरकारी आदमी लगता है जो ये सारा डिस्कशन संभालता है और जिसके कैरेक्टर को निभाया है दीपक केजरीवाल ने। जैसे ही ये सारे लोग कमरे में पहुंच जाते हैं तो वहाँ मौजूद सरकारी आदमी दीपक केजरीवाल को बताता है वो उस रूम के एकदम बाहर ही है। अगर उन लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसे आवाज़ दे दी जाए, वो तुरंत हाजिर हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात करता है वो कि सब लोगों को ये बात बता दी जाए कि अब से फैसला होने तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता और किसी से मिल भी नहीं सकता। फ़ोन करने या सुनने की भी इजाज़त नहीं है। जिस पर दीपक केजरीवाल कहते हैं कि ये सारी बातें उन्होंने पहले से ही सबको बता दी है और वो आदमी उस रूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। अब सब लोग अपनी जगह पर एक एक करके बैठने लगते हैं। आज का दिन साल का सबसे गर्म दिन था और उस रूम में बिजली नहीं होने की वजह से भयानक गर्मी भी हो रही थी। दीपक केजरीवाल सब लोगों को अपने अपने नंबर से बैठने के लिए बोलते हैं। हालांकि सबको ये केस वन साइडेड केस लग रहा था जहाँ सारे सबूत और गवाह उस लड़के के खिलाफ थे। इन सबको ये लगा था कि ये लोग बस कोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं
और कुछ ही मिनट्स में ये लोग कसूरवार का फैसला दे देंगे और उस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। सब लोगों के बैठने के बाद दीपक केजरीवाल सबसे कहते हैं कि आप लोग जैसे चाहे हम इस मामले पे गौर कर सकते हैं। वो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनाना चाहते हैं और मेजोरिटी से ये तय किया जाता है कि वो लोग वोटिंग करेंगे। फिर वो लोग वोटिंग करते हैं। वो लोग इस बात पर वोटिंग करते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि लड़का कसूरवार है वो लोग अपना हाथ उठाएं और 11 लोग अपना हाथ उठाकर उस लड़के को अपने बाप का खूनी मानते हैं। लेकिन जूरी नंबर 8 जिसका कैरेक्टर के रैना ने अदा किया है वो इस लड़की को कसूरवार नहीं मानते और अपना हाथ नहीं उठाते। और जब बेकसूर के पक्ष में वोटिंग की जाती है तब के रैना अपना हाथ उठाते हैं। ये देख के वहाँ पे मौजूद बाकी सारे जूरी मेंबर्स नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर जा सकते हैं। अब क्योंकि 12 लोगों की एक राय नहीं थी और एक वोट उस लड़के के पक्ष में था तो वो बाकी बच्चे 11 लोग के रैना से गुस्सा हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा इरिटेट जूरी नंबर 7 को दिखाया गया है जिसका किरदार निभाया है के रैना ने। सब लोगों के बीच में तगड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। सब लोग पूछते हैं अब क्या किया जाए। उसी सवाल का जवाब देते हुए जूरी नंबर 12 यानी कि अजीज कुरैशी सबको एक सजेशन देते हैं। क्यों ना वो सब के रैना को कन्विंस करने की कोशिश करे कि वो लड़का वाकई में दोषी है और अदालत को कसूरवार का वोट दे दिया जाए। सब लोग 2 मिनट लेकर के रैना को अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करें। सब लोगों को उनका ये सजेशन पसंद आता है और धीरे धीरे सब लोग एक एक करके अपनी बारी से लड़के के खिलाफ हुई सारी बातों को दोहराने लगते हैं। इसी कन्वर्सेशन के जरिए हमें मालूम पड़ता है कि आखिरकार ये मर्डर केस एग्जैक्टली था क्या। यहाँ दीपक केजरीवाल अमिताभ श्रीवास्तव को कहते हैं कि आप बोलिए, हम सीरियल नंबर से शुरुआत करते हैं। और अमिताभ श्रीवास्तव कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। उन्होंने ये कहा कि उनकी नज़र में लड़का दोषी है क्योंकि किसी ने कुछ साबित नहीं किया। लेकिन के रैना उनकी इस बात से कन्विंस नहीं होते हैं। तभी पंकज कपूर जो कि जूरी नंबर 3 का किरदार अदा कर रहे थे वो खड़े होकर उस लड़के के केस में कुछ पॉइंट्स बनाना शुरू करते हैं। उनके मुताबिक इस खून में कुछ बहुत बड़े सबूत है जिन्हें वो लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला सबूत है वो बूढ़ा आदमी जो उस लड़के के घर के बिल्कुल नीचे रहता है। कत्ल की रात को करीबन 12:10 को उस बूढ़े को उस लड़के के रूम से कुछ आवाजें आ रही थी झगड़े की और उसके बाद उसने उस लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे। उसके 1 सेकंड बाद उसने किसी के गिरने की आवाज सुनी। उस बूढ़े ने तुरंत दौड़ के दरवाजा खोला, बाहर झांका तो उसने उस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा था। उसके बाद उस बूढ़े ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस आई तो उन्हें वहाँ उस कमरे में उसके बाप की लाश मिली। उस लाश को पहचाना गया और वो लाश उसी लड़के के बाप की थी। फिर पंकज कपूर के रैना से कहते हैं कि मुझे मालूम है कि उस लड़के की उम्र मात्र 19 साल है, लेकिन जो जुल्म उसने किया है उसकी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। उसके बाद जूरी नंबर 4 का नंबर आता है जिसका किरदार निभाया है SM ज़हीर ने। उनका मानना था जब लड़का पकड़ा गया और उसने अपना जो बयान दिया वो काफी कमजोर था। उस लड़के ने अपने बयान में ये बोला था कि जब कत्ल की वारदात हुई थी तब वो लड़का घर पर नहीं था, वो एक फिल्म देख रहा था। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही उससे जब पूछा गया कि कौन सी फिल्म देख रहे थे, उसको उस फिल्म का नाम याद नहीं था और न ही उस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों का याद था। और पुलिस को भी ऐसा कोई गवाह नहीं मिला था जिसने उस लड़के को सिनेमा घर के अंदर या बाहर जाते हुए देखा हो। उसी वक्त जूरी नंबर 10 जो कि सुब्बीराज होते हैं अचानक से एक और बड़े सबूत और चश्मदीद गवाह के बारे में बात करते हैं। उनका कहना होता है कि वो औरत जो उस लड़के के घर के बिल्कुल सामने रहती है, रेलवे लाइन के उस पार, सुब्बीराज के हिसाब से अगर उस औरत की गवाही इस लड़के को कातिल साबित नहीं करती तो कोई और सबूत नहीं करता। सुब्बीराज आगे बोलते हैं, एक औरत है जो अपने बिस्तर पे लेटी हुई है, लेकिन गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी और वो खिड़की के बाहर झांक कर देखती है और उसकी नज़र रेलवे लाइन के उस पार उस लड़के की खिड़की पर पड़ती है जो उस खिड़की के बिल्कुल सामने ही रहता था। और उस औरत ने उस लड़के को अपने बाप को चाकू मारते हुए देखा। उस औरत ने उस लड़के को अपनी आंखों से देखा। इस बात को कन्फ्रंट करते हुए के रैना खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि
ये सब उस औरत ने एक गुजरती हुई लोकल ट्रेन की खिड़कियों के बीच में से देखा। रैना कहते हैं, ऐसे कोई कैसे यकीनी तौर पर कह सकता है कि जो खून करने वाला लड़का था वो वही लड़का है? इसके जवाब में सुबीराज कहते हैं कि वो औरत इस लड़के को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं, बरसों से उसे पहचानती हैं और ऐसा सबको पता है कि उन दोनों की खिड़की रेलवे लाइन के पार एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। आगे वो एक और बात कहते हैं कि अदालत में एक बात साबित हो चुकी है, अगर ट्रेन के डिब्बों की रोशनी बुझी हुई हो और डब्बे खाली हो तो खिड़कियों के उस पार क्या हो रहा है वो बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन उनकी बात से भी के रैना कन्विंस नहीं होते। उन्हें उस औरत की गवाही पर भी शक होता है। जूरी नंबर 5 सुभाष उद्घाटे ने कोई पॉइंट पे बात करने से मना कर दिया और फिर जूरी नंबर 6 का नंबर आता है जो है हेमंत मिश्रा। वो कहते हैं कि वो तो इस खून की वजह ढूंढ रहे थे। उनके हिसाब से उस लड़के के फ्लोर पर रहने वाले उनके पड़ोसियों ने जो गवाही दी थी वो बहुत अहम है। शाम के 8 बजे दोनों बाप बेटे में बहुत झगड़ा हुआ था। ये उसी दिन की बात थी जिस दिन उस लड़के के बाप का कत्ल हुआ था। फिर के रैना आगे बढ़ते हैं और हेमंत मिश्रा की बात को कंप्लीट करते हुए बोलते हैं, हाँ, उन पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनी, लेकिन वो लोग किस मुद्दे पे लड़ रहे थे वो उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन उन पड़ोसियों ने 2 थप्पड़ों की आवाज़ सुनी जो कि बाप ने बेटे को मारे थे और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने लड़के को गुस्से से घर से बाहर जाते हुए देखा। फिर वो हेमंत मिश्रा से पूछते हैं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? जिसके जवाब में हेमंत मिश्रा कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो रैना बोलते हैं, आप शायद कहना चाहते हैं कि उन 2 थप्पड़ों की वजह से लड़के ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे थप्पड़ वो जिंदगी भर से खाता आया था, 1-2 थप्पड़ों से क्या होता है? तभी जूरी नंबर 4 SM जहीर बोलते हैं, हो सकता है ये वही 2 आखिरी थप्पड़ हो जहाँ पे सब्र की हद आ चुकी हो। इसके बाद बारी आती है जूरी नंबर 7 की जो है MK रैना। वो कहते हैं कि आप चाहे कितने भी पॉइंट्स ले लो, जिंदगी भर बात कर लो, इस डिस्कशन का कोई अंत है ही नहीं। वो उस लड़के के पास्ट के बारे में बात करते हैं। 10 साल की उम्र में उस लड़के ने अपने टीचर पर पत्थर मारा था। उसको बच्चों की अदालत में सज़ा भी दी गई थी। फिर उसको बहुत सारे अलग अलग रिफॉर्मेटिव स्कूल में भी भर्ती किया गया था। वो चोर था, चाकूबाजी में उस्ताद था। उसके काउंटर अटैक में के रैना उन्हें जवाब देते हैं कि वैसे देखा जाए तो 5 साल की उम्र से ही इस लड़के ने बहुत सारा दुख झेला है। उसका बाप उसे रोज मारता था। तभी SM जहीर फिर से बोलते हैं, क्या आप इस मारपीट को इस कत्ल की वजह नहीं कह सकते? के रैना कहते हैं कि शायद यही वजह है कि वो लड़का इतना बिगड़ गया था मारपीट की वजह से। तभी पंकज कपूर बहुत ही गुस्से में बीच में बोल पड़ते हैं कि आजकल की तो पूरी जनरेशन ही झगड़ालू हो गई है, सब गुस्सैल हो गए हैं, अपने माँ बाप का कोई मानता नहीं है। यहाँ हमें दिखता है कि पंकज कपूर बार बार उस लड़के के केस को लेके थोड़ा सा पर्सनल हो जाते थे। इसका कारण हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाएगा। फिर SM जहीर बोलते हैं कि हम सबको पता है कि वो लड़का एक पिछले तबके से आता, उसकी परवरिश कुछ खास अच्छी तरह से नहीं हुई है और इस बात को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो माहौल में वो लड़का पला बड़ा है वहाँ पे सिर्फ अपराधी ही जन्म लेते हैं। ये पॉइंट बोल के वो वापस से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। के रैना वापस से अपने मन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले दिन से ये सब देखता आ रहा हूँ और मुझे उस लड़के के वकील पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। वो वकील थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था लड़के के केस में। सारे केस की बुनियाद 2 गवाहों पर टिकी हुई थी। वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर वो दोनों गवाह झूठे हो तो। अब यहाँ पर पंकज कपूर वापस से खड़े होकर अपनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम उस चाकू के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जिस चाकू को लड़के ने अपने बाप के सीने में 4 इंच गहरा घोंप दिया था। तो रैना कहते हैं, हम उस चाकू को यहाँ मंगवाते हैं और वापस से सब अच्छे से देखते हैं। जब तक चाकू आता है तब तक SM जहीर कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते थे। वो बताते हैं कि लड़का ये कबूल कर चुका था कत्ल वाली रात को 8 बजे अपने बाप से झगड़ा करके घर से बाहर निकल गया था। घर से निकल के उसने वो चाकू खरीदा जिससे उसके बाप का खून हुआ था। वो चाकू एक स्विच नाइफ था, यानी बटन वाला चाकू। जिस दुकानदार ने वो चाकू बेचा था उसका कहना भी यही था कि उसने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा चाकू कभी नहीं देखा था। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनके पास कि रात को 8:45 को लड़का अपने 3 दोस्तों से एक होटल में मिला और उन सब ने
उसके पास वो चाकू देखा था। बाद में उन तीनों दोस्तों ने उस चाकू को अदालत में पहचाना भी था। वहाँ से 10 बजे तक वो लोग एक साथ थे। फिर 10 बजे लड़का अपने घर पहुँचा और यहीं से लड़के ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट में और लड़के की गवाही में यहाँ से मेल नहीं खाता। लड़के के मुताबिक वो घर पे आने के बाद 11:30 बजे तक वो घर पर ही था और फिर वो रात को नाइट शो मूवी देखने के लिए चला गया। फिल्म देख के जब वापस आया तो रात के 3 बज गए थे। जैसे ही वो घर वापस आया तो उसे अपने बाप की लाश मिली और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसकी गवाही ली और चाकू के बारे में बात की तो उनसे पूछा गया कि वो चाकू कहाँ गया, तो उसने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया कि वो चाकू उससे कहीं गिर गया। जबकि एसएम ज़हीर के हिसाब से ये कहानी बिल्कुल झूठी थी। उनके हिसाब से कुछ ऐसा हुआ होगा, लड़का उस रात फिल्म देखने गया ही नहीं था, वो घर पर ही था। उसने अपने बाप से दोबारा झगड़ा किया और इस बार लड़के ने सारी हदें पार कर दी और गुस्से में आके अपने बाप के सीने में वो चाकू मारकर घर के बाहर भाग गया। लेकिन जाने से पहले चाकू के हत्थे से उसने अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिए थे। उसी वक्त वो सरकारी आदमी वो चाकू लेकर कमरे में आता है। ज़हीर सबको बोलते हैं कि ये चाकू काफ़ी अनयूजुअल है, ऐसा चाकू उन्होंने भी कभी नहीं देखा। ये नामुमकिन है कि उस लड़के ने ये चाकू सचमुच खो दिया हो और किसी और ने बिल्कुल ऐसे ही चाकू से उसके बाप का खून कर दिया हो। तभी रैना बोलते हैं ये पॉसिबल है। पंकज कपूर बड़े ही अग्रेसिव तरीके से बीच में आके बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा चाकू दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन रैना तभी अपनी जेब से बिल्कुल वैसा ही चाकू निकालते हैं और उसे असली चाकू के पास टेबल पर गाड़ देते हैं। ये देख के सारे जूरी मेंबर्स चौंक जाते हैं। पूछने पर रैना बताते हैं कि कल रात को वो टहलते टहलते उस लड़के के इलाके में गए और वहाँ पे किसी दुकान से उन्होंने 30 रुपये में यह चाकू खरीदा था। इस बात पर भी पंकज कपूर गुस्से हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, मान लिया कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं तो रैना बहुत ही शांति से जवाब देते हैं यही साबित होता है कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं। एम के रैना भी पंकज कपूर का साथ देते हुए बीच में कूद पड़ते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर किसी का भी दिमाग बदल नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी जिद पर ऐसे ही खड़े रहें तो यहाँ पर कभी फैसला नहीं हो पाएगा, चाहे 100 सालों तक हम ऐसे ही बहस करते रहें। यहाँ पे अनु कपूर पहली बार बोलते हैं, जो कि जूरी नंबर 9 होते हैं। वो बोलते हैं कि हम रात भर बैठे रहें तो हमारे लिए सिर्फ एक रात होगी, लेकिन उस लड़के की तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब इस पर सुबीराज गुस्से से रैना की तरफ बढ़ते हुए भड़कते हुए कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप चाहते क्या हो। एक छोटी सी बात है, किसी ने एक लड़के को अपने बाप का खून करते हुए देखा, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? तब रैना बड़े ही आराम से उन सबको एक सुझाव देते हैं, क्यों ना हम एक बार फिर से वोटिंग करें। लेकिन इस बार वोटिंग में रैना खुद हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ बाकी के 11 लोग ही वोटिंग करेंगे। वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर अब भी लड़का गिल्टी है, उसके पक्ष में 11 वोट आते हैं तो रैना अकेले खड़े नहीं रहेंगे और वो सब कसूरवार का फैसला लेके अदालत में चले जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी वोट नॉन गिल्टी का आया, यानी कि बेकसूर का आया, तो सबको बैठना पड़ेगा और मर्डर केस को डिस्कस करना पड़ेगा, जिस पे सब सहमत होके एक बार फिर से सीक्रेट वोटिंग करते हैं। सब लोग अपना अपना वोट एक कागज की पर्ची पर लिखकर दीपक केजरीवाल को सीक्रेटली देते हैं। अब जब दीपक केजरीवाल वोट पढ़ रहे होते हैं तो सब लोग खुश होते हैं, अपना सामान समेटने लगते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। जो आखिरी वोट था वो लड़के के लिए बेकसूर था। ये जानकर सारे के सारे जूरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से से एक दूसरे की तरफ शक की नजर से देखने लगते हैं। जब पंकज कपूर जूरी नंबर 5 पर शक करते हैं और उन दोनों का बड़ा सा झगड़ा हो जाता है, तब जूरी नंबर 9 अनु कपूर बोलते हैं वोट उन्होंने नहीं बल्कि मैंने बदला है। वो अपनी बात भी रखते हैं। उनके हिसाब से रैना अकेले खड़े थे और उन्होंने एक जुआ खेला था ये वोटिंग करवा के, ताकि उन्हें एक और साथी मिले। सबके सामने ऐसे खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। उनकी नजर में शायद लड़का अभी भी गुनहगार ही है, लेकिन अभी मामला कुछ ऐसा हो गया है कि उनको भी कुछ बातें और जाननी थी। फिर किसी ने उस बूढ़े की बात निकाली जिसने उस लड़के को बाप का खून करते हुए सीढ़ियों से भागते हुए देखा था। यहाँ रैना कहते हैं कि जब उस बूढ़े ने लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे, उसी वक्त वहाँ एक लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करते हुए गुजरी थी
और बूढ़े की खिड़की के पास से ही निकली थी, तो वो इतने शोर में यकीनी तौर पर ये कैसे बोल सकता है कि जो आवाज़ उसने सुनी वो वही लड़के की थी। तभी एक जूरर पूछता है, आखिर वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा, उसको झूठ बोलने से क्या हासिल होगा। तो अनु कपूर बोलते हैं कि उन्होंने अदालत में उस बूढ़े को बड़े ही गौर से देखा था। वो फटा हुआ कोट पहन कर आया था, वो बहुत ही बूढ़ा था और धीरे धीरे चल के आ रहा था। उसका बायां पैर लकवे की असर वाला था, जिससे वो घसीटते हुए चल रहा था और शायद छुपा भी रहा था क्योंकि उसको शर्म आ रही थी। वो एक मामूली इंसान था। इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी उससे कभी कोई सलाह मांगने नहीं आता है। इस तरह के आदमी के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई उसकी लाइफ में एक बार उससे कोई बात को सीरियसली ले। शायद उसने थोड़ी सी अहमियत पाने के लिए इस केस में अपनी गवाही दी। जूरर नंबर 7 गुस्से से बोलते हैं, आपको ये लगता है कि बूढ़े ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि उसको थोड़ी सी अहमियत चाहिए थी। तो अनु कपूर अपने पॉइंट को क्लियरली बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि बूढ़े ने सच में झूठ नहीं बोला है, लेकिन जो आवाज़ उसने सुनी वो उस लड़के की ही थी। ये बात का यकीन उसने खुद को दिला दिया है। ये सारी बहस सुनकर जूरी नंबर 5 सुभाष उदगटे अपना वोट चेंज करते हैं। अब उनकी नज़र में ये लड़का बेकसूर है। अब यहाँ जूरी नंबर 11 को भी लड़के के खिलाफ जो सबूत थे उस पर थोड़ी सी शंका जाती है और वो सबको कुछ सवाल करते हैं उस बूढ़े आदमी के बारे में और उस औरत के बारे में जिनका दावा था कि उन्होंने लड़के को देखा था। लेकिन उनकी बहुत बड़ी बहस हो जाती है। उनकी बहस के बीच में से ही के रैना अचानक उठते हैं और बोलते हैं कि क्यों ना हम एक बार और वोटिंग करवाएं। और इस बार 8 गुनहगार और 4 बेगुनाह ऐसे वोट सामने आते हैं, क्योंकि जूरी नंबर 11 ने भी अपना वोट बदलकर बेगुनाह कर दिया था। 4 वोट को खोने के बाद के रैना बिल्कुल बौखला जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आप लोग सब ये भूल गए हैं कि उस बूढ़े ने उसको भागते हुए देखा था। अब हम उस बूढ़े का क्या करें? क्या हम ये मान लें कि वो बूढ़ा बिस्तर से उठा ही नहीं था, उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला ही नहीं था और उसने उस लड़के को भागते हुए कभी देखा ही नहीं था? क्या उसने ये सब बात इसलिए बोली क्योंकि उसको थोड़ी सी शोहरत और अहमियत चाहिए? और ये सब वो अनु कपूर को देखते हुए बोलते हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए रैना कहते हैं कि चलो इस पॉइंट को भी देख लेते हैं, और वो उस कमरे का नक्शा मंगवाते हैं जहाँ लड़के के बाप का कत्ल हुआ था, जिसमें पूरी बिल्डिंग का नक्शा था। अब वो नक्शा वहाँ मंगवाया जाता है। पंकज कपूर और SM ज़हीर कहते हैं, क्या पूरा केस ही रीओपन करना है? सारे सबूत दोबारा देखने का क्या मतलब है? तो रैना कहते हैं कि वो फिलहाल जानना चाहते हैं कि एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर में लकवे का असर हो, वो किस तरह लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे 15 सेकंड में गैलरी तक पहुंचता है। फिर वो नक्शा वहां मंगवाया जाता है और सारे लोग उसे गौर से देखने लगते हैं। उसमें दिखता है कि बूढ़े आदमी के बिस्तर से दरवाजे तक की दूरी थी 10 फीट और गैलरी से सीढ़ियों तक की दूरी थी 40 फीट। मतलब उस बूढ़े को लड़के को अगर भागते हुए देखना है तो उसे 40 फीट तय करना होगा, और ये सब उसने सिर्फ 15 सेकंड में किया। उन्हें शक था कि बूढ़े की गवाही के मुताबिक जो वक्त दिया गया था उतना वक्त नहीं लगा था, लेकिन उसे ज्यादा ही वक्त लगा होगा। और अपनी बात को साबित करने के लिए रैना वहाँ बूढ़े की कहानी को एक एक्ट के जरिए दोहराते हैं, जिसमें वो खुद वो बूढ़ा आदमी बनते हैं और उसके जैसे ही लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे 50 फीट तक का फासला तय करते हैं। तो उन सबको वहाँ पर ये पता चलता है कि बूढ़े ने 15 सेकंड बताए थे सीढ़ियों तक पहुँचने में, लेकिन रैना को 41 सेकंड लगे थे। यहाँ ये बात साबित होती है कि बूढ़े आदमी की गवाही में कुछ गड़बड़ है। रैना अब बताते हैं कि हकीकत में जो हुआ होगा वो कुछ इस तरह से हुआ होगा। बूढ़े आदमी ने बाप और बेटे का झगड़ा सुना और फिर फ्लोर पर किसी के गिरने की धमक और सामने वाली औरत की चीख भी सुनी। वो एक्चुअल में अपने बिस्तर से उठा और सीढ़ियों तक जाने की कोशिश भी की। सीढ़ियों तक पहुंचते हुए उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और उसने उस दौड़ने वाले को बिना देखे ही ये मान लिया कि ये वही लड़का हो। अपने पॉइंट को ऐसे कमज़ोर होता हुआ देख पंकज कपूर बहुत ही बुरी तरह से बौखला जाते हैं और रैना से उलझ जाते हैं, और वो रैना से झगड़ा करते हुए चीख चीख कर बोलते हैं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा तुझे। बाकी जूरी मेंबर्स पंकज कपूर को पकड़ते हैं। तब रैना बड़ी ही शांति से उन्हें कहते हैं कि आप सिर्फ गुस्से में ये कह रहे हैं, आप सच में मुझे मारना नहीं चाहते। यहाँ ये पॉइंट भी क्लियर होता है
जो बूढ़े ने कहा था कि उस लड़के ने चीख कर बोला था कि मैं मार डालूंगा तुझे। रैना के हिसाब से ये कोई भी गुस्से में कहता है, लेकिन उसका सच में मारने का मकसद नहीं होता और पंकज कपूर शांत हो जाते हैं। अब हेमंत मिश्रा वापस से वोटिंग करने का सुझाव देते हैं और इस बार ओपन वोटिंग होती है। जूरी नंबर 1 कहते हैं कसूरवार, जूरी नंबर 2 कहते हैं बेकसूर, जूरी नंबर 3 कहते हैं कसूरवार और 4 भी कहते हैं कसूरवार, 5 और 6 बेकसूर, नंबर 7 कसूरवार, 8 और 9 बेकसूर। जूरी नंबर 10 और 12 कसूरवार का वोट देते हैं, जबकि 11 ने ऑलरेडी बेकसूर का वोट कर दिया होता है। अब सिचुएशन थी कि 6 कसूरवार और 6 बेकसूर। इसी गर्मा गर्मी और बहस के बीच यहाँ पे जोरदार बारिश होती है और गर्मी में कुछ राहत मिलती है। सब लोग ठंडक से खुश होकर खिड़की के पास जाके खड़े रह जाते हैं। जब सब लोग वापस से अपने टेबल पर आते हैं तो जूरी नंबर 10 सुबीरत सबको सजेशन देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम कोई नतीजे पर पहुँचेंगे, यहाँ बैठना बेकार है। अदालत को बोल देते हैं कि हमसे कोई फैसला नहीं होगा और जूरी नंबर 7 एम के रैना उन्हें साथ देते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी गाड़ी अटक गई है और कोई भी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। लेकिन रैना कहते हैं कि अदालत उनका ये फैसला मंजूर नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने बहुत कम वक्त लिया है, करीबन 2 या 2.5 घंटे ही बातचीत की है, उन्हें और वक्त लेना चाहिए। और सब ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। अब रैना एक और अहम पॉइंट उठाते हैं। प्रोसिक्यूशन का एक मेन मुद्दा ये भी था कि लड़के को उस रात की बातों में से कुछ बातें याद नहीं थी, जैसे कि फिल्म देखने के केवल 1 घंटे के बाद ही जब उससे पूछा गया तो उस लड़के को उस फिल्म का नाम याद नहीं था और ना ही उसमें कौन कौन काम कर रहा था वो याद था। और रैना एसएम ज़हीर की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि इन साहब ने भी ये मुद्दा बहुत बार उठाया है। ज़हीर कहते हैं लड़के के पास एक ही बहाना था अपने बचाव में और वो भी बहुत कमज़ोर बहाना था, जिसे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो सॉलिड प्रूफ नहीं दे सका। रैना कहते हैं वो लड़का उस वक्त मानसिक तनाव में था, उसके बाप का कत्ल हुआ था, वो हक्का बक्का हो गया था और पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से उस लड़के से ये सब बातें उस कमरे के बाहर ही पूछी गई थी जहाँ पे उसके बाप की लाश रखी हुई थी, वो भी केवल उसके बाप के खून के 1 घंटे बाद ही। रैना ज़हीर से पूछते हैं कि क्या आप ऐसे तनाव से गुजरते हो तो क्या सिनेमा कलाकार जैसी बातों को याद रख सकते हैं? इसके जवाब में ज़हीर हाँ बोलते हैं तो रैना उन्हें इंट्रोगेट करने लगते हैं। उनसे पूछते हैं कल आप कहाँ थे, फिर परसों और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन, ऐसे कर करके 3 से 4 दिन पीछे चले जाते हैं। तो ज़हीर बोलते हैं 4 दिन पहले वो अपनी बीवी के साथ एक फिल्म देखने गए थे। रैना के पूछने पर ज़हीर ठीक से उसे फिल्म का नाम, उसके अंदर कौन कौन काम करते थे वो बता नहीं पाते। तो रैना पूछते हैं क्या आप उस वक्त किसी मानसिक तनाव में थे? ज़हीर मना करते हैं। यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि लड़का सच बोल रहा था। अब जूरी नंबर 2 अमिताभ श्रीवास्तव कहते हैं कि उन्हें देखना है कि कैसे उस चाकू से लड़के के पिता के सीने में ऊपर से नीचे वार किया गया था। इसके जवाब में जूरी नंबर 3 पंकज कपूर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। वो उन लोगों में से किसी को वॉलंटरीली आगे आने के लिए कहते हैं और सरप्राइजिंगली रैना उठते हैं। पंकज कपूर बिल्कुल उसी तरह रैना के सीने में चाकू का घाव करने की एक्टिंग करते हैं जैसा कि हकीकत में हुआ होगा। उनके इस एक्ट से कई लोग कन्विंस हो जाते हैं कि लड़के ने ऐसे ही अपने बाप का खून किया होगा। तभी जूरी नंबर 5 सुभाष उदगटे उस चाकू को देखने के लिए मांगते हैं। दरअसल उनकी परवरिश भी एक पिछले और निचले तबके में हुई होती है। उनका पूरा बचपन ये सारी बुरी चीजों में ही बीता था। वो कहते हैं कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि ये जो चाकू है वो ऊपर से नीचे मारने वाला चाकू नहीं है। उस किस्म के बटन वाले चाकू को मारने के लिए पूरी पकड़ बदलनी पड़ती है और ये वाले जो चाकू है उन्हें सिर्फ नीचे ही मार सकते हैं, नाभि के पास। पंकज कपूर कहते हैं तुम्हें चाकू के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? क्या तुमने कत्ल करने का कोई डिप्लोमा किया है? उसके जवाब में सुभाष अपना शर्ट ऊपर करते हैं और अपने पेट पे लगे हुए एक बड़े से चाकू के घाव को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ये घाव भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। जूरर नंबर 5 बोलते हैं
ऐसा चाकू जो जलाते हैं वो मास्टर होते हैं। उनके मुताबिक खून उस लड़के ने नहीं किया है क्योंकि वार उस तरह से नहीं किया गया। अगर वो लड़का जो चाकूबाजी में उस्ताद था और उसके हाथ में ये चाकू था तो उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, वो नीचे से ही वार करता। ये सारी दलीलें सुनकर एम के रैना जो पहले से ही बौखला गए थे वो अपना वोट चेंज कर देते हैं। उनके हिसाब से अब लड़का बेकसूर था। इसके बाद एक बार फिर से वोटिंग की डिमांड हो जाती है और वोटिंग का नतीजा चौंकाने वाला आता है। लड़का बेगुनाह है ये कहने वाले 9 लोग थे और गुनहगार कहने वाले केवल 3। तीनों लोगों में से थे पंकज कपूर, SM जहीर और सुबीराज। जब 9 लोगों ने लड़के को बेगुनाह ठहराया तो सुबीराज के सब्र का बांध फाइनली टूट गया। हालांकि वो जिस वक्त से इस कमरे में दाखिल हुए थे उस लड़के के बारे में बहुत सारा नफरत भरी बातें कर रहे थे। उन्हें उस लड़के के बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग से नफरत थी। उन्हें निचले तबके और पिछड़े हुए लोग शायद पसंद नहीं थे। वो इस बात को पर्सनली ले रहे थे। वो गुस्से से कहते हैं, आप लोगों को क्या हुआ है? पढ़े लिखे समझदार लोग हैं आप लोग ये कर क्या रहे हैं? फिर वो रैना की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये आदमी पागल है, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए। वो लड़का और उस जैसे लोग पैदाइशी बुरे होते हैं। उनकी जिंदगी और रहने का ढंग हमसे बिल्कुल अलग है। उनकी ये नफरत भरी कड़वी बातें सुनकर कुछ जूरी मेंबर्स गुस्से में आकर बाथरूम में चले जाते हैं। SM जहीर जो कि बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान दिखाए गए हैं इस मूवी में, सुब्बीराज की नफरत भरी बातें सुनकर अब वो भी थोड़ा सा ऑफेंसिव फील करने लगते हैं। सुब्बीराज का बोलना अभी भी जारी ही था। वो आगे बोलते हैं, हमारे हाथ एक मौका मिला है उनमें से एक को खत्म करने का, हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर ही SM जहीर जो कि एक बहुत ही शरीफ इंसान थे दौड़कर आते हैं और सुब्बीराज का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उन्हें कहते हैं, अगर तुमने एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी ढेर कर दूंगा एंड आई मीन इट। अचानक ही सारे कमरे में खामोशी छा जाती है। सुब्बीराज भी बहुत शॉक्ड होकर अपनी जगह बैठ जाते हैं। इसके बाद जब सब अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं तो रैना उठते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। वो तो शुरू से ही लड़के के पक्ष में ही थे, तो वो उन 3 लोगों से कहते हैं कि हम नहीं जानते कि लड़का गुनहगार है कि नहीं। हो सकता है वो गुनहगार हो और हो सकता है कि वो गुनहगार ना भी हो। दरअसल सच्चाई हम में से किसी को नहीं पता है। हम यहाँ सिर्फ संभावना ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक शक है जो कि बहुत ही अहम है। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे गुनहगार नहीं ठहरा सकते जबकि बात फांसी की हो। आप लोग अपनी जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़े हो। क्या आप 3 में से कोई एक साहब हम 9 लोगों को ये बात समझाएगा कि लड़का कसूरवार क्यों है? यहाँ पर SM जहीर उनके सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो अपनी जगह पर उठते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के कुछ पॉइंट्स काफी अच्छे थे, स्पेशली जब प्रूव किया गया कि एक जैसा चाकू हो सकते हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी गवाही है जो कि चट्टान के जैसे आपके सामने खड़ी है। वो है उस औरत की गवाही जिसने उस लड़के को अपने बाप के सीने में चाकू मारते हुए देखा था। चलिए उस औरत के बारे में बात करते हैं। उस औरत का कहना है कि कत्ल वाली रात को करीब 11 बजे वो अपने बेड पर जाकर लेटी। उसका बिस्तर बिल्कुल उस खिड़की से लगा हुआ था जहाँ से लेटे हुए भी वो रेलवे लाइन के उस तरफ लड़के के कमरे में देख सकती है। उस रात गर्मी बहुत थी और उसकी वजह से वो 1 घंटे तक बिस्तर में लेटी रही और करवटें बदलती रही। जब रात को 12:10 पे एक लोकल ट्रेन वहां से गुजरी और उस लोकल ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों से उस औरत ने उस लड़के को चाकू मार के कत्ल करते हुए देखा और उस औरत का ये भी कहना है कि उसने कत्ल करते हुए लड़के को अच्छी तरह से पहचान भी लिया था। जहीर बोलते हैं ये बहुत ही मजबूत गवाही है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। सारे ज्यूरी मेंबर इनकी इस बात पर सोच में पड़ जाते हैं और ज्यूरी नंबर 12 अजीज कुरैशी अपना वोट बदलकर कसूरवार के पक्ष में वापस से आ जाते हैं। इस बात से खुश होकर पंकज कपूर एक बार और वोटिंग की मांग करते हैं और अब नई वोटिंग के हिसाब से 4 गुनहगार के पक्ष में थे और 8 लोग बेगुनाह के पक्ष में थे। पंकज कपूर आगे बोलते हैं कि अब हमें अदालत में जाना होगा और हमें उनको बताना होगा कि हमसे ये फैसला नहीं होगा क्योंकि यहाँ जिद्दी लोग हैं और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। फिर वो रैना की तरफ व्यंग से देखते हुए बोलते हैं कि आप तो इस समाज सुधारक समिति के लीडर हैं, क्यों ना आप ही हमें सुझाव दे कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। उनके जवाब में रैना बड़े ही धैर्य से बोल
बोलते हैं कि हमें बातचीत को जारी रखना चाहिए। जहीर बोलते हैं हम एक वक्त डिसाइड कर लेते हैं और तब तक बात करते हैं, फिर जो होगा अदालत को वो बता देंगे, और सब इस बात से सहमत हो जाते हैं। जहीर ये बोलते हुए अपने नाक को सहलाते हैं जैसे उन्हें वहाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, और जैसे ही अन्नू कपूर ये देखते हैं वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आपको यहाँ दर्द हो रहा है। जहीर ठीक से आंसर नहीं देते, रुखी सुखी बात बोलते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अन्नू कपूर कहते हैं प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा और अपनी बात खत्म कर दूंगा। क्या आपको यहाँ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वहाँ 2 निशान भी हैं। जहीर कहते हैं मुझे कुछ जरूरी बातें बोलनी है, आप प्लीज अपनी जगह पर जाके बैठिए और मुझे अपनी बातें बोलने दीजिए। अन्नू कपूर कहते हैं देखिए मेरी बात ज्यादा जरूरी है। फिर जहीर बैठ जाते हैं। अन्नू कपूर बोलते हैं देखिए मैं वापस से माफी मांगता हूँ, इस तकलीफ की वजह क्या है जो आपके नाक पर हो रही है? क्या आपका चश्मा इस निशान और इस अनकंफर्टेबल तकलीफ की वजह है? जहीर गुस्से में कहते हैं जी हाँ मेरा चश्मा ही वजह है। अब अन्नू कपूर मेन मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि वो औरत जिसने कि ये दावा किया है कि उसने रेलवे लाइन की दूसरी साइड पे ट्रेन की खिड़कियों के बीच में से उस लड़के को अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा है, उस औरत की नाक के पास भी बिल्कुल ऐसे ही निशान थे जो आपकी नाक पे हैं। अन्नू कपूर कहते हैं कि वो औरत भी चश्मा पहनती होगी। अब बाकी के जूरी मेंबर्स भी बोलने लगते हैं कि उन्होंने भी उस औरत को अदालत में नाक को सहलाते हुए कई बार देखा था और उन लोगों ने भी उस औरत की नाक के आसपास ऐसे ही चश्मे के बने हुए निशान देखे थे। अब रैना खड़े होते हैं और वो अपनी बात करते हैं कि उस औरत की गवाही के अनुसार वो औरत उस वक्त सोने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसकी निगाहें उस लड़के की खिड़की पे गई तो एक लोकल ट्रेन वहाँ से जबरदस्त शोर करती हुई गुजरी। आखिरी 2 डिब्बों में से उस औरत ने कत्ल होते हुए देखा और ये सारी घटना इतनी जल्दी हुई थी कि उस औरत के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो चश्मा उठाकर पहन सके। उन सबको उस औरत की नजर पर शक हो गया था। दरअसल हुआ ये होगा कि उस औरत ने खून होते हुए देखा होगा लेकिन उसने कातिल को पहचाना नहीं होगा। उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी होगी। 1-2 सेकंड के वक्त में चश्मा उठाकर पहनकर साफ करने का उसके पास वक्त नहीं था। पंकज कपूर इनका विरोध करते हैं, हो सकता है वो धूप का चश्मा पहनती हो। रैना कहते हैं माफ कीजिएगा लेकिन अब हमें उस औरत की आंखों पे शक है। बाकी के जूरी मेंबर्स भी रैना का साथ देते हैं। उनमें से एक बोलते हैं कि माफ कीजिएगा हमें भी शक है कि उस औरत की आंखों में चश्मा था। 7 फीट की दूरी से एक आदमी को उसने कैसे पहचान लिया? दूसरा बोलता है ऐसी गवाही के आधार पर किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। तब रैना पंकज कपूर से पूछते हैं कि क्या आपको लगता नहीं कि उस औरत से भूल हो सकती है? जब यही बात रैना जहीर से पूछते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए थे कि क्या आपको लगता है उस औरत से गलती हुई होगी आदमी को पहचानने में, तो वो धीरे से बोलते हैं कि हाँ उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद उस औरत से गलती हो सकती है। आगे पूछने पर जहीर बोलते हैं कि अब उन्हें भी लगता है कि वो लड़का शायद बेकसूर है। थोड़ी देर बाद सुबीराज और अजीज कुरैशी भी मान जाते हैं कि लड़का बेकसूर है। अब सूरत ये हो गई थी कि 11 लोग की एक राय थी कि लड़का बेकसूर है और सिर्फ एक की राय थी कि वो कसूरवार है। पंकज कपूर बोलने जाते हैं। अब पंकज कपूर बौखला जाते हैं और सारे सबूतों को वापस से गिनाने लगते हैं। चाकू, बूढ़ा आदमी। तभी एक जूरी मेंबर बोलता है कि कुछ ही देर पहले ही आपने कहा था कि चाकू और बूढ़े आदमी और बाकी सबूतों को खिड़की के बाहर फेंको, हमें सिर्फ औरत की गवाही पर ही फोकस करना चाहिए। अब पंकज कपूर भयंकर रूप से भड़क जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं मैं तो कहता हूँ कि वो लड़का कसूरवार है तो है। इस पर रैना कहते हैं कि अगर वो कसूरवार है तो आपको हमें उसकी वजह बतानी पड़ेगी कि वो कसूरवार क्यों है। पंकज कपूर और गुस्से में कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आप लोग मेरा फैसला बदल नहीं सकते, चाहे मुझे जिंदगी भर यहाँ इस कमरे में इस चेयर पे क्यों ना बैठना पड़े, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। क्या बोला था उस लड़के ने? मैं मार डालूंगा तुझे। और ये बात बोलकर उसने अपने बाप के सीने में 4 इंच गहरा चाकू डाल दिया था। वो अब और इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा भी एक लड़का था और एक दिन उसने मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मारे और घर छोड़कर चला गया।
उसकी माँ उसके गम में मर गई लेकिन वो फिर भी नहीं आया। ये बताते हुए अब वो रोने लगते हैं और सारे जूरी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर भूत बनकर वहीं पर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़के से बहुत प्यार करता था लेकिन उसने मुझे मारा और चला गया। पंकज कपूर आगे कहते हैं कि उसके जाने के बाद मैं अपने ही घर में भूत की तरह भटकता रहता हूँ, कमरों में अकेला घूमता रहता हूँ और दीवारों को घूरता रहता हूँ। आप नहीं जानते ये अकेलापन उस चाकू के घाव से ज्यादा दर्दनाक है। मेरे दिल में सब खाली खाली लगता है। रोज मरता हूँ मैं अपने बेटे के लिए। ये बोल के वो अपने पर्स में से अपने बेटे की तस्वीर निकालकर उन सबको दिखाते हैं। तब रैना वहाँ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो मुलजिम है, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं, वो आपका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है, उसे जीने का हक दीजिए। फिर पंकज कपूर कहते हैं कि ठीक है, मेरी नजर में भी वो लड़का बेकसूर है। और सब 12 के 12 लोग अब एक ही राय बनाकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबका एक ही मत था, बेकसूर। और इसके बाद ये सब एक एक करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर बारिश होके रुक गई होती है और काफी अच्छा मौसम होता है। सब एक एक करके बातें करते हुए निकलने लगते हैं। जब पंकज कपूर और रैना दोनों साथ में निकलते हैं तो पंकज कपूर कहते हैं 2 साल हो गए, मेरा बेटा एक बार भी घर लौट कर नहीं आया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा हमारी वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।